हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के मेरे चैनल में। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं संस्कृत व्याकरण का दूसरा पार्ट, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, संस्कृत शिक्षण में प्रदत्त कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों, संस्कृत शिक्षण में प्रदत्त कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्वाध्याय की आदत डालना। क्या हो जाएगा दोस्तों? स्वाध्याय की आदत डालना संस्कृत शिक्षण में प्रदत्त कार्य का मुख्य उद्देश्य हो जाएगा। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पठन कौशल की सबसे मंद विधि कौन सी मानी जाती है? दोस्तों, पठन कौशल की सबसे मंद विधि कौन सी मानी जाती है? वर्ण बोध विधि। कौन सी विधि दोस्तों? वर्ण बोध विधि पठन कौशल की सबसे मंद विधि मानी जाती है। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अनुलेख और प्रतिलेख में मुख्य अंतर क्या है? दोस्तों, अनुलेख और प्रतिलेख में मुख्य अंतर क्या है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा लेखन की प्रक्रिया और स्रोत का। लेखन की प्रक्रिया और स्रोत का अंतर हो जाएगा। ठीक है, अनुलेख और प्रतिलेख में। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। श्रुतिलेख का मुख्य लाभ क्या है? दोस्तों, श्रुतिलेख का मुख्य लाभ क्या है? तो श्रुतिलेख का मुख्य लाभ हो जाएगा दोस्तों, वर्तनी की अशुद्धियों को दूर करना। क्या हो जाएगा दोस्तों? वर्तनी की अशुद्धियों को दूर करना। इस प्रश्न का सही ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा दूसरा पार्ट दोस्तों संस्कृत शिक्षण पर आधारित है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जरूर। आगे बढ़ते हैं। उद्देश्यनिष्ठ शिक्षण का सिद्धांत किसने दिया? दोस्तों, उद्देश्यनिष्ठ शिक्षण का सिद्धांत किसने दिया? तो यह सिद्धांत दिया था दोस्तों बी एस ब्लूम ने। किसने दिया था दोस्तों? बी एस ब्लूम ने दिया था उद्देश्यनिष्ठ शिक्षण का सिद्धांत। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। संस्कृत में कक्षा शिक्षण का मूल उद्देश्य क्या है? दोस्तों, संस्कृत में कक्षा शिक्षण का मूल उद्देश्य क्या है? दोस्तों, कक्षा शिक्षण का मूल उद्देश्य क्या हो जाएगा? कल्पना शक्ति का विकास। क्या हो जाएगा दोस्तों? कल्पना शक्ति का विकास संस्कृत शिक्षण में कक्षा शिक्षण का मूल्य उद्देश्य हो जाएगा। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। व्याख्यान विधि में छात्र की भूमिका क्या होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक भी करिएगा। अगला सवाल है, व्याख्यान विधि में छात्र की भूमिका क्या होती है? दोस्तों, व्याख्यान विधि में छात्र की भूमिका होती है निष्क्रिय श्रोता। क्या होता है दोस्तों? निष्क्रिय श्रोता की तरह होता है छात्र की भूमिका। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मॉन्टेसरी विधि में ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण पर बल दिया जाता है, यह किस स्तर के लिए है? तो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मॉन्टेसरी विधि में ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण पर बल दिया जाता है, यह किस स्तर के लिए है? तो दोस्तों, यह प्राथमिक और प्राथमिक स्तर के लिए, पूर्व प्राथमिक या प्राथमिक स्तर के लिए है मॉन्टेसरी विधि। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगमन विधि का प्रथम सोपान क्या है? तो दोस्तों, आगमन विधि का प्रथम सोपान है उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण। क्या है दोस्तों? उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण आगमन विधि का प्रथम सोपान है। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निगमन विधि का अंतिम सोपान क्या है? दोस्तों, निगमन विधि का अंतिम सोपान क्या हो जाएगा? सत्यापन या प्रयोग। क्या हो जाएगा दोस्तों? निगमन विधि का अंतिम सोपान सत्यापन या प्रयोग। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पाठशाला विधि में किस पर सर्वाधिक बल दिया जाता था? दोस्तों, पाठशाला विधि में सर्वाधिक बल कंठस्थीकरण पर बल दिया जाता था। किस पर बल दिया जाता था दोस्तों? कंठस्थीकरण पर बल दिया जाता था पाठशाला विधि में। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सतत मूल्यांकन में व्यापक शब्द का क्या अर्थ है? तो दोस्तों, सतत मूल्यांकन में व्यापक शब्द का अर्थ है शैक्षिक और सहशैक्षिक दोनों क्षेत्रों का विकास। क्या है दोस्तों? शैक्षिक और सहशैक्षिक क्षेत्रों का दोनों क्षेत्रों का विकास। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उपचारात्मक शिक्षण का आधार क्या है? तो दोस्तों, उपचारात्मक शिक्षण का आधार हो जाएगा निदानात्मक परीक्षण। क्या हो जाएगा दोस्तों? निदानात्मक परीक्षण हो जाएगा उपचारात्मक शिक्षण का आधार। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि ये सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगला सवाल है, संस्कृत भाषा में मूल्यांकन के कितने पक्ष होते हैं? तो दोस्तों, संस्कृत भाषा में मूल्यांकन के
3 पक्ष होते हैं। कितने पक्ष होते हैं दोस्तों? 3 पक्ष होते हैं संस्कृत भाषा में मूल्यांकन के। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चित्र विस्तारक यंत्र, दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। चित्र विस्तारक यंत्र किस प्रकार की सामग्री है? तो दोस्तों चित्र विस्तारक यंत्र दृश्य सामग्री है। कौन सी सामग्री है दोस्तों? दृश्य सामग्री है चित्र विस्तारक यंत्र। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भाषा प्रयोग में छात्र क्या करते हैं? दोस्तों भाषा प्रयोग में छात्र क्या करते हैं? स्वयं की गति से अभ्यास और शुद्ध उच्चारण करते हैं। भाषा प्रयोगशाला में क्या करते हैं दोस्तों? भाषा प्रयोगशाला में छात्र क्या करते हैं? स्वयं की गति से अभ्यास और शुद्ध उच्चारण करते हैं। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रस्तावना प्रश्न का आधार क्या होना चाहिए? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रस्तावना प्रश्न का आधार क्या होना चाहिए? तो दोस्तों प्रस्तावना प्रश्न का आधार होना चाहिए पूर्व ज्ञान। क्या होना चाहिए दोस्तों? पूर्व ज्ञान होना चाहिए प्रस्तावना प्रश्न का आधार। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। श्यामपट्ट कौशल में अक्षरों का आकार कैसा होना चाहिए? तो दोस्तों श्यामपट्ट कौशल में अक्षरों का आकार कैसा होना चाहिए? स्पष्ट और समान। क्या होना चाहिए दोस्तों? स्पष्ट और समान होना चाहिए श्यामपट्ट कौशल में अक्षरों का आकार। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कौशल शिक्षण में, दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। कौशल शिक्षण में प्रतिपुष्टि का क्या महत्व है? दोस्तों कौशल शिक्षण में प्रतिपुष्टि का महत्व है सुधार और अभिप्रेरणा। क्या महत्व है दोस्तों? सुधार और अभिप्रेरणा कौशल शिक्षण में प्रतिपुष्टि का महत्व है। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आदर्श वाचन किसके द्वारा किया जाता है? दोस्तों आदर्श वाचन किसके द्वारा किया जाता है? शिक्षक द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? आदर्श वाचन शिक्षक के द्वारा किया जाता है। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अनुकरण वाचन किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों अनुकरण वाचन किसके द्वारा किया जाता है? छात्र द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? अनुकरण वाचन छात्र के द्वारा किया जाता है और सस्वर वाचन शिक्षक द्वारा किया जाता है। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मौन वाचन का मुख्य लाभ क्या है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर करिएगा। अगला सवाल है मौन वाचन का मुख्य लाभ क्या है? दोस्तों मौन वाचन का मुख्य लाभ है अर्थ ग्रहण की गति तेज होना। क्या है दोस्तों? अर्थ ग्रहण की गति तेज होता है मौन वाचन से। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द्रुत पाठ का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों द्रुत पाठ का उद्देश्य हो जाएगा आनंदानुभूति और शीघ्र पाठन। क्या हो जाएगा दोस्तों? द्रुत पाठ का उद्देश्य आनंदानुभूति और शीघ्र पाठन। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। समवाय विधि का प्रयोग कहाँ होता है? दोस्तों समवाय विधि का प्रयोग होता है व्याकरण को साहित्य के साथ पढ़ाने में समवाय विधि का प्रयोग होता है। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तुलना विधि किन कक्षाओं के लिए उपयुक्त है? तो दोस्तों तुलना विधि किन कक्षाओं के लिए उपयुक्त है? उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए तुलना विधि उपयुक्त है। तुलना विधि उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए उपयुक्त है। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अन्वय के कितने प्रकार होते हैं? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अन्वय कितने प्रकार होते हैं? दोस्तों अन्वय होते हैं 2 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? अन्वय 2 प्रकार के होते हैं अन्वय। इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। काव्य शिक्षण में खंडान्वय विधि, काव्य शिक्षण में खंडान्वय विधि श्रेष्ठ क्यों है? दोस्तों काव्य शिक्षण में खंडान्वय शिक्षण विधि श्रेष्ठ क्यों है? यह भाव और विषय वस्तु पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, खंडान्वय शिक्षण विधि यह भाव और विषय वस्तु पर आधारित है। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पाठ योजना की पंचपदी के प्रवर्तक कौन है? दोस्तों पाठ योजना के पंचपदी के प्रवर्तक हैं J.F. हर्बार्ट। कौन है दोस्तों? J.F. हर्बार्ट पाठ योजना के पंचपदी के प्रवर्तक हैं। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मूल्यांकन एक प्रक्रिया है। दोस्तों मूल्यांकन एक कैसी प्रक्रिया है? सतत और व्यापक प्रक्रिया। कैसी प्रक्रिया है दोस्तों? मूल्यांकन सतत और व्यापक प्रक्रिया है मूल्यांकन। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का मुख्य दोष क्या है दोस्तों? वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का मुख्य दोष क्या है? इसका मुख्य दोष क्या है दोस्तों? मौलिकता और भाषा अभिव्यक्त का अभाव। इसमें मौलिकता और भाषा अभिव्यक्त का अभाव रहता है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, यह लगभग हर परीक्षा में पूछा जाता है। शिक्षण सूत्र विशिष्ट से सामान्य की ओर किस विधि में लगता है? तो दोस्तों शिक्षण सूत्र विशिष्ट से सामान्य किस शिक्षण विधि में लगता है? आगमन विधि में लगता है। विशिष्ट से सामान्य की ओर आगमन विधि में लगता है। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अज्ञात से ज्ञात की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर विधि का आधार है। तो दोस्तों अज्ञात से ज्ञात की ओर किस विधि का आधार है? निगमन विधि का आधार है। किस विधि का आधार है दोस्तों? अज्ञात से ज्ञात की ओर निगमन विधि का आधार है। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिए क्योंकि ये सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। संस्कृत शिक्षण में रुचि का सिद्धांत क्या कहता है? दोस्तों संस्कृत शिक्षण में रुचि का सिद्धांत क्या कहता है? तो रुचि का सिद्धांत कहता है शिक्षण सामग्री रोचक और आकर्षक हो। रुचि का सिद्धांत यही कहता है शिक्षण सामग्री रोचक और आकर्षक हो। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्रियाशीलता का सिद्धांत किस पर जोर देता है? तो दोस्तों क्रियाशीलता का सिद्धांत किस पर जोर देता है? लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखने पर जोर देता है क्रियाशीलता का सिद्धांत। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, लिगुआ फोन किस प्रकार का साधन है? दोस्तों लिगुआ फोन, लिगुआ फोन किस प्रकार का साधन है? दोस्तों यह श्रव्य साधन है। कौन सा साधन है दोस्तों? श्रव्य साधन है। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, रेडियो शिक्षण का कैसा साधन है? दोस्तों रेडियो शिक्षण का कैसा साधन है? अप्रत्यक्ष श्रव्य साधन, अप्रत्यक्ष श्रव्य साधन है रेडियो शिक्षण। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, लघुत्रयी में कौन से 3 ग्रंथ आते हैं? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। लघुत्रयी में कौन से 3 ग्रंथ आते हैं? दोस्तों इनमें आते हैं रघुवंश। कौन से आते हैं 3 ग्रंथ दोस्तों? रघुवंश महाकाव्य, कुमार संभवम और मेघदूत। ये 3 ग्रंथ लघुत्रयी में आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रस्थान त्रयी के अंतर्गत क्या आता है? दोस्तों प्रस्थान त्रयी के अंतर्गत क्या आता है? उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और गीता। प्रस्थान त्रयी के अंतर्गत ये तीनों आते हैं। ठीक है, इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, वेदांग कितने हैं? दोस्तों वेदांग कितने हैं? 6 वेदांग हैं। कितने वेदांग हैं दोस्तों? 6 वेदांग हैं। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निरुक्त के रचयिता कौन है? तो दोस्तों निरुक्त के रचयिता हैं आचार्य यास्क। कौन है दोस्तों? आचार्य यास्क निरुक्त के रचयिता हैं। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, छंद शास्त्र के प्रणेता कौन है? तो दोस्तों छंद शास्त्र के प्रणेता हैं, छंद शास्त्र के प्रणेता हैं दोस्तों महर्षि पिंगल। कौन है दोस्तों? महर्षि पिंगल छंद शास्त्र के प्रणेता हैं। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, किरातार्जुनीयम। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, किरातार्जुनीयम के लेखक कौन है? तो दोस्तों किरातार्जुनीयम के लेखक हैं भारवी। कौन है दोस्तों? भारवी किरातार्जुनीयम के लेखक हैं। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कादम्बरी किसकी रचना है? तो दोस्तों कादम्बरी रचना है बाण भट्ट की। किसकी रचना है दोस्तों? कादम्बरी बाण भट्ट की रचना है कादम्बरी। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने अंक हैं? तो दोस्तों अभिज्ञान शाकुंतलम में कुल 7 अंक हैं। कितने अंक हैं दोस्तों? अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 अंक हैं। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मालविकाग्निमित्रम का नायक कौन है? तो दोस्तों मालविकाग्निमित्रम का नायक है अग्निमित्र। कौन है दोस्तों? अग्निमित्र मालविकाग्निमित्रम का नायक है। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, शिशुपाल वधम में कितने सर्ग हैं? दोस्तों यह बहुत बार पूछा गया सवाल है, शिशुपाल वधम में कितने सर्ग हैं? दोस्तों शिशुपाल वधम में 20 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं दोस्तों? शिशुपाल वधम में 20 सर्ग हैं। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, महाकाव्य में कम से कम कितने सर्ग होने चाहिए? तो दोस्तों महाकाव्य में कम से कम
8 सर्ग होने चाहिए। कितने सर्ग होने चाहिए दोस्तों महाकाव्य में? 8 सर्ग। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो दोस्तों गीत गोविंद के रचयिता हैं जयदेव। कौन है दोस्तों? जयदेव गीत गोविंद के रचयिता हैं। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो दोस्तों पंचतंत्र के लेखक हैं विष्णु शर्मा। कौन है दोस्तों? विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक हैं। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और लास्ट प्रश्न देखते हैं अपना। स्वप्नवास वदत्तम के नाटककार कौन है? तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और हमारा लास्ट प्रश्न है, स्वप्नवास वदत्तम के नाटककार कौन है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा महर्षि भास। कौन है दोस्तों? महर्षि भास स्वप्नवास वदत्तम के नाटककार हैं। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों हमारे सभी प्रश्न समाप्त होते हैं। अगर ये सभी प्रश्न आपको अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका दिन शुभ हो।